नमस्कार दोस्तों। आज की चर्चा पे हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि वर्तमान समय में विद्यार्थियों के सामने एक ऐसा संकट उत्पन्न हुआ है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति तो खराब हो ही रही है, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब तो हो ही रही है। इसके अलावा जो वो इस समय दबाव, साइकोलॉजिकल दबाव महसूस कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इस समय लोगों के लिए चिंता उत्पन्न कर दिया है। क्योंकि वर्तमान समय में लगातार पिछले 6 महीने से हम सुनते आ रहे हैं कि पेपर जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं वो पेपर सही तरीके से नहीं लिए जा रहे हैं। यहां तक कि दो बड़े एग्जाम के पेपर आउट भी हो चुके हैं और सरकार ने और एनटीए ने यहां पर उन पेपर्स को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। पेपर आउट होने के बाद बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आज की चर्चा इसी पर रहेगी कि उनके आर्थिक, सामाजिक, टेक्निकल और इसके अलावा जो सबसे बड़ा यहां पर बात है वो है साइकोलॉजिकल, क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या प्रभाव पड़ रहा है। मेरे साथ दो गेस्ट हैं हमारे, दिग्विजय सर जो कि आईएससी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वो टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे आपसे कि आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं वर्तमान समय में जो पेपर कैंसिल हो रहे हैं और उनको रीऑर्गेनाइज कराने की बात की जा रही है। और सिद्धार्थ सर जो कि पटना से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो ये बताएंगे कि आखिर बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इन पेपर आउट होने का। और इसके साथ ही साथ मेरे अपने एक्सपीरियंस भी रहे हैं पेपर आउट के, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। शुरुआत मैं अपने एक्सपीरियंस से करता हूँ, फिर हम चलेंगे सिद्धार्थ सर के पास कि वो बताएं कि बच्चों पर इसका जो दबाव पड़ रहा है उससे वो कैसे ओवरकम हो सकते हैं। मेरा दो एक्सपीरियंस यहाँ पर है। एक 2015 का यूपी पीसीएस का पेपर था, मेरा सेंटर आजमगढ़ पड़ा था और मैं प्रयागराज से आजमगढ़ गया था पेपर देने के लिए। यूपी पीसीएस का पेपर था और उसका पेपर आउट हो गया। जब मैं पेपर देके घर लौटा शाम को 4 बजे तो पेपर आउट हो चुका था। उस समय मैं उस दौर पे काम भी नहीं करता था, तो पेरेंट्स के पैसे पर ही मैं वहां पे जाता था पेपर देने के लिए। पेपर आउट हुआ, उसके बाद यूपी पीसीएस ने केवल पेपर 1 कैंसिल किया, कहा कि पेपर 2 आउट नहीं हुआ और फिर पेपर 1 महीने बाद लिए गए। सेकेंड मेरा एक्सपीरियंस है वो है यूपी पीसीएस का ही आरओ एआरओ का एग्जाम। उसकी आंसर की 2 बार आई, मैनिपुलेशन हुआ, कोर्ट का रोल आया और फिर आंसर की वजह से कई बार वहां पर जो क्राइटेरिया है कट ऑफ के वो चेंज होते गए। और तीसरा अभी हाल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है नेट का, जो कि मैं अभी 18 जून को देने गया था, जहां पर पेपर मिला ही मुझे 20 मिनट लेट। और फिर कई तरह की वहां पे दिक्कतें मैंने देखी क्योंकि पेपर ऑर्गेनाइज करने के लिए वहां की जो सिस्टम था कॉलेज का वो तैयार नहीं था। इस पर भी मैंने बात की है एक सेपरेट वीडियो में। तो ये सब दिक्कतें मैंने फेस की, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल। तो जो दिक्कतें थी मेरे साथ, लेकिन जो सबसे बड़ा मुझे दिक्कत हुआ वो था साइकोलॉजिकल। 47 डिग्री टेम्परेचर पे पेपर देने के लिए मैं गया हूं, बहुत समस्याएं आई हैं। और उसके बाद से मुझे जब ये पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया है तो फिर मुझे लगभग 1 हफ्ते लग गए इससे उभरने में कि आखिर ये हुआ क्या मेरे साथ। तो मेरा पहला सवाल सर से यही है, सिद्धार्थ सर से यही है कि पेपर हम तैयारी बहुत मन से करते हैं और उसके बाद जब पेपर आउट होने की खबर आती है जहां पर मेरा कोई दोष नहीं है उस पर, एंड देन ये चीज फेस करनी पड़ रही है और रात रात भर नींद नहीं आ रही क्योंकि अब मुझे दोबारा से पेपर देना है। वहां पे मेरे साथ कुछ सिचुएशन अलग हो सकती है, हो सकता है कि मेरी तबीयत खराब हो जाए उस समय, हो सकता है घर पे कोई दिक्कत आ जाए, या हो सकता है मैं पेपर दे ही ना पाऊं। तो इसमें मेरा तो साल गया और ये डर मुझे रोक रहा है कि मैं फर्दर प्रिपरेशन कर सकूं, तैयारी कर सकूं। तो इस दबाव से कोई बच्चा कैसे उबर सकता है जो इस समय नीट का स्टूडेंट है या नेट का स्टूडेंट है या बाकी एग्जाम के स्टूडेंट है जो और भी पेपर यहाँ पर आउट हुए हैं, बच्चा कैसे आगे बढ़े सर? क्या सोचकर वो आगे बढ़े, क्या वो दबाव महसूस कर रहा है और जैसे वो दबाव महसूस कर रहा है कैसे वो आगे बढ़े इसमें? पेपर आउट होने वाली जो घटना है, ये तो बहुत ही अत्यंत दुखद है एक स्टूडेंट के लिए, खास तौर से जो जी जान लगा देता है। तो इसका असर किसके ऊपर क्या पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो हम उन स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने पढ़ाई बहुत ही कम की है और ये देखने के लिए एग्जाम में चलेगा कि देखते हैं एग्जाम कैसे होता है और मेरा परफॉर्मेंस क्या होता है।
जी। दूसरे वो लोग जिनकी तैयारी तो हुई है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है, क्योंकि 70% स्टूडेंट की तैयारी कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, बट उतनी ही तैयारी से रिजल्ट भी निकल जाता है। बिल्कुल। कंपटीशन एक कंपटीशन का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? कंपटीशन का मतलब हुआ कि हम बेस्ट का सिलेक्शन कर सकें, और बेस्ट का सिलेक्शन पाने के लिए हमको दूसरे से बेहतर करना है, और दूसरे जी। से बेहतर करने के लिए हमको 100% जानने की भी जरूरत नहीं है। बिना 100% जाने भी हम दूसरे से आगे रह सकते हैं। तो बिल्कुल। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट उसी कैटेगरी में आते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका पूरा सिलेबस कवर रहता है। लेकिन जहाँ कंपटीशन टफ होता है वहां पर बहुत सारे लड़के जी जान लगाकर पढ़ाई करते हैं, 14 घंटे 15-15 घंटे तैयारी करते हैं। आईआईटी का हुआ, यूपीएससी का हुआ, या नीट का एग्जाम हुआ, और एक बड़े आइडियल सिचुएशन में जाके वो तैयारी करते हैं। आइडियल सिचुएशन का मतलब वो ये मान कर चलते हैं कि एग्जाम बिल्कुल फेयर होगा और मैं अपना पूरा परफॉर्मेंस दूंगा, बिल्कुल। और इस एग्जाम में जो जेन्युइन होगा वो पाया जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। वो सेलेक्ट होगा। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अगर जैसे पेपर आउट हो गया, या पेपर आउट होने की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया, तब सबसे पहले तो उसका इस सिस्टम से विश्वास उठने लगता है कि एग्जाम तो दे रहे हैं बट मेरा सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है, क्वेश्चन पेपर तो आउट हो जाता है, बिक जाता बिल्कुल। है ना। तो ये एक बर्डन, मनोवैज्ञानिक बर्डन स्टूडेंट के ऊपर होता है कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ अब वो तैयारी नहीं कर पाता है, कि पता नहीं कब कहाँ किस लेवल पर एग्जाम ये कैंसिल हो जाए। सही तो बात। वो एक्चुअली अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, टूटा हुआ महसूस करता है। उसको लगता है कि इस सिस्टम में हम फिट नहीं है, हमारे पेरेंट के पास 30 लाख रुपए नहीं है, 40 लाख रुपए नहीं है, क्वेश्चन पेपर नहीं खरीद सकते हैं, इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए हम फिट नहीं है। और ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। अगर कुछ भरोसा उठ हजार जाना। स्टूडेंट, हाँ, कुछ हजार स्टूडेंट के दिमाग में भी ये बात अगर आ जाती है कि हम इस सिस्टम के लिए फिट नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन पढ़ाई की नहीं हो रही है, कंपटीशन इस बात के लिए है कि कौन कितना बेहतर सोर्स से क्वेश्चन पेपर निकाल ले रहा है, बिल्कुल। कौन कितनी अच्छी चोरी कर सकता है। कि कौन कितनी अच्छी चोरी कर सकता है। तो यहाँ कंपटीशन पढ़ाई करने वाले बच्चों के बीच में नहीं है, यहाँ कंपटीशन है चोरी करने वाले बच्चों में। जैसे हम्म। किसी किसी जगह पर ये ऐसी रिपोर्ट आई है कि ऑप्शन रटाए गए, हाँ। कहीं कहीं से रिपोर्ट आई है कि बोल दिया गया कि तुम ओएमआर सीट खाली छोड़ देना, टीचर उसको भर देंगे। तो अब इन दोनों जगहों में अगर इन दोनों चोरियों में कंपेयर किया जाए तो कौन बेहतर सिचुएशन में है? सेकंड वाला। सेकंड वाला बेहतर सिचुएशन में है, उसको एक क्योंकि उसका फेक फेक ओएमआर दे दिया जाए, वो क्लासरूम में से गोला करता रहे, किसको पता चल रहा है नहीं कि नहीं बगल नहीं, वाले के पास ओएमआर नहीं है कि नहीं, नहीं। उसको ओरिजिनल ओएमआर मिला है, फेक नहीं मिला है। अच्छा। ओरिजिनल ओएमआर सीट मिला है, उस पर सबका सिग्नेचर हुआ है, जो भी इन्विजिलेटर जो क्लास में जो वहाँ चेकिंग के लिए रहते हैं, गार्डिंग वगैरह के लिए, उनका सिग्नेचर वगैरह सब कुछ हुआ है। अब बच्चों से बोल दिया गया था कि जिस ऑप्शन पे तुम 100% श्योर हो हाँ। उस ऑप्शन को रंग देना, बाकी को ब्लैंक छोड़ देना। अब इन दोनों गुट, दोनों जगह चोरी हुई है, लेकिन जहां पर ओएमआर सीट भर दिया गया उसका 100% आ गया, बिल्कुल। और जहां ओएमआर सीट रटाया गया है वहां के लड़कों का नहीं आया है नंबर, नहीं है। आएगा क्योंकि ही नहीं। यहाँ पर वो कंपटीशन में पीछे हो गए। पढ़ाई का तो कंपटीशन है नहीं, कंपटीशन हो गई है चोरी की, चोरी की। चोरी की कंपटीशन हो गई है। और मजेदार बात यह है, हल्ला हंगामा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है। अगर ईमानदारी से कहा जाए कि 24 लाख लड़के जो एग्जाम में अपियर हुए, उन सारे गार्जियन के पास 5-5 करोड़ रुपए थे, अगर होते,
और सारे ही क्वेश्चन पेपर खरीदने की स्थिति में होते, तो उसमें से कितने ऐसे गार्जियन होते जो क्वेश्चन पेपर नहीं खरीदते? 1%। एक भी नहीं, एक भी नहीं। एक सिंगल गार्जियन ऐसा नहीं होता जो पेपर नहीं। आप समझिए आप किस तो एग्जाम की बात कर मतलब रहे हैं और आप किस लेवल की एग्जाम की आप बात कर रहे मेरी बात समझ में आ रही है? हैं। बिल्कुल। एक भी गार्जियन ऐसा नहीं होता जो पेपर वो नहीं। वो फिर इकोनॉमिक्स फिर में ना हम फेयर चांस ऑफ कंपटीशन, यहाँ पे नहीं नहीं फेयर नहीं चांस ऑफ चोरी की बात नहीं चल नहीं रही नहीं है। आप यहाँ एथिक्स 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 जैसी चीजें है ही नहीं ना। एथिक्स एथिक्स की बात आप यहाँ पे नहीं करेंगे कि हम ईमानदारी से अपने बच्चों को एग्जाम हम वो दिलाएंगे, बता नहीं। रहे हैं कि 24 लाख गार्जियन के पास 5-5 करोड़ रुपए हैं, 30 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर बिक रहा है, हम्म। तो कितने लोग क्वेश्चन पेपर नहीं खरीदते? सभी लोग खरीदेंगे, ऐसा कोई एक सिंगल पर्सन नहीं होगा जो नहीं खरीदेगा। क्योंकि सभी लोग खरीदेंगे। ये हम लोगों का सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि यहाँ पर ये मान के चला जाता है कि करप्शन करने में कोई दोष नहीं है। नहीं है। करप्शन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी, ये एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस हो गया है हमारे कल्चर में ही। और जब हमारे अंदर ये करप्शन है, तो हम नेताओं से या ऑफिसर से कैसे ऑनेस्टी की उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि वो भी सोसाइटी का ही तो पार्ट है। सोसाइटी का पार्ट है वो तो। चाइना से एक्सपोर्ट होके तो नहीं आया ना बिल्कुल। कोई भी नेता, वो हमारे कोई बीच भी के ही लोग हैं लीडर। जो वहां जाके बैठे हुए हैं, और वो वही करेंगे जो हम कर रहे हैं। हम इंडिविजुअल लेवल पे हम शायद 100 रुपए ही कर रहे हो, लेकिन जिसके पास 100 करोड़ की करने की है वो 100 करोड़ का कर रहा है। 100 जिसके करोड़ पास का कर जितनी रहा है। क्षमता है चोरी करने की, उतनी क्षमता चोरी कर रहा है। हाँ, गड़बड़ी क्या हुई है इसमें? अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन पेपर आज से पहले कभी आउट ही नहीं होते थे। ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है। क्वेश्चन पेपर या करप्शन बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन उस समय क्या होता था कि 10% ही करप्शन होता था, 90% जेन्युइन लड़के जाते थे। मुझे पहुंच याद कम है थी। कि पहुंच कम एक, थी जो रंजीत डॉन वाला हाँ जो मामला था, हाँ, उस टाइम पे पहुंच कम थी। और आप देखिए कि पहुंच जो कम अभी थी, अभी पहुंच कम थी। अभी जो लोग पकड़ में आए हैं, और मतलब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है नहीं पता, लेकिन अभी जो लोग पकड़ में आए हैं, ये लोग पिछले करीब 20-25 साल से इस चीज को चला रहे हैं। नहीं ये नहीं, ये रैकेट सिंडिकेट चल बना रहा हुआ है। है। नहीं ये नहीं, रैकेट सिंडिकेट चल है रहा पूरा है। एक। ये रैकेट चल रहा था, लेकिन ये चोरी की तरह चल रहा था। चोरी की तरह चला, वही सबके हाँ। पहुंच चोरी में की नहीं था तरह, वो। सबकी पहुंच में नहीं चोरी था। की तरह चल रहा था, और वो 10% ही होता था। 90%, 80% जेन्युइन लड़के जाते थे। लेकिन अब ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन गया है। हम्म। अब ये सेल हो रहा है, ओपन मार्केट में सेल हो रहा है। जिसके पास पैसा है उसके पास ये अवेलेबल हो जा जा- रहा है। तो अब हम ये मान के चल सकते हैं कि ये ऐसा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस हो गया है जिसमें मतलब सैकड़ों करोड़ों रुपयों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, और 10% भी शायद जेन्युइन नहीं हो रहा है। बिल्कुल। मतलब सिचुएशन उल्टा हो गया। पहले 90% जेन्युइन होता था, 10% चोरी से जाते थे। अब क्या हुआ है कि 90% से ज्यादा सीटें बिक चोरी जा हो रही रहा है। हैं, चोरी हो रहा है। पता नहीं 10% भी जेन्युइन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मतलब जिस समय हम लोग प्रिपरेशन करते थे अपनी एज में, 22-23 साल की एज में, उस समय जैसे 100 सीट आई थी, हम कहते हैं 100 सीटें आई हैं, 10-15 सीट हटा दो, बाकी हाँ तो कर हाँ लेंगे। हाँ, होता था अब एकदम। दिक्कत ये है कि बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप मतलब एक मैं एग्जांपल देता हूं, अभी नीट के एग्जाम का। नीट के एग्जाम में 67 बच्चे जो हैं वो 720 आउट ऑफ 720 लेके आए हैं। एम्स में ऐसे 50 भी नहीं। सीटें हैं। एम्स में 50 सीटें हैं। हम्म। मतलब आप रैंक 1 होकर आप भारत के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ला सकते। नहीं ला सकते। ये इस देश की शिक्षा तंत्र पर एक सबसे बड़ा धब्बा है कि आप हम्म। रैंक 1 लाने के बाद भी आपका भारत के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता। मुझे याद है 2022 का रिजल्ट, मुझे याद है कि जो AIR 10 था या 12 था, उसका नंबर था 710 नंबर। 710 नंबर पे उसका AIR रैंक 10 या 12 था। इस बार 720 पे 67 बच्चे हैं। ये
जिस समय रिजल्ट बनाया गया उस समय क्या इस बात को नहीं दे, ये सीधी बात है कि जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है इसमें हर एक लोग, इसमें पेरेंट्स से लेकर सबका विद्यार्थी अपना से लेकर सबका अपना इंस्टीट्यूशन सब हर अपना कोई शामिल है। सबका अरे वो अपना लोग अपना बोलते भी हैं, डिसाइड है वो लोग बोल सब। वो लोग बोलते भी थे, जैसे कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि अगर पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, तो उन लोगों का बोलना है कि पकड़े जाएंगे तो क्या हुआ, 2-4 साल 1-2 साल जेल में फोर रहेंगे, ट्वेंटी 1 करोड़ रुपए तो कमा लिए, 420 कुछ दिन लगेगा, जेल चार में सौ बीस रहेंगे, लगेगा और कोई लग नहीं सकता। अब फिर निकल जाएंगे, फिर वही काम करेंगे। तो हाँ, धीरे धीरे क्या हुआ है कि एकदम ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरह ये काम करने लगा है। वो डर खत्म हो गया और ना कानून डर का। खत्म हो गया, डर खत्म हो गया है। और अब बच्चे हर किसी के घर में होते ही हैं, और आप कितना भी फुल प्रूफ सिस्टम बना लीजिए, लेकिन जब तक डर नहीं होगा लोग ये काम करेंगे, उसे सीधी फिर ट्रक बात। मार्केट में बिकेगा। हाँ बिल्कुल सीधी बात, बस यही यहाँ पे कह सकते हैं ना कि सिस्टम पे भरोसा तो होना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए तो दिक्कत नुकसान, भरोसे की है। नुकसान तो किसका हम हो लोग रहा है? भरोसा। तो नुकसान चिंता हम लोग को चिंता सिर्फ उस बच्चों की करनी होगी वही वही मैं जिनके बोल रहा था। गार्जियन के पास वही मैं इतने बोलने वाला पैसे था। नहीं पैसे हैं, नहीं है। जी जी। नहीं हैं जो दे सके, तो फिर उनके बच्चों के लिए क्या उपाय हो सकता है, उनको क्या मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से, या क्या उनको कहा जाए या क्या बताया जाए जिससे उनका थोड़ा सा टेंशन भी कम हो। डॉक्टर बनने का सपना मनोबल ना है टूटे, बहुत। हाँ, मनोबल ना टूटे डॉक्टर उनका, बनने का सपना है, उनका मनोबल नहीं टूटे। मनोबल नहीं ये, टूटना चाहिए। हाँ, जी जान लगाकर नहीं होता, लड़के सुसाइड कर लेते हैं, बिल्कुल। ये बिल्कुल। और एग्जाम में, बहुत बड़ी तरह से। हाँ एग्जाम में नंबर नहीं आया नोएडा में, राजस्थान में, हरियाणा में, हाँ, कई बच्चे सुसाइड लड़के किए, बच्चियां छत सुसाइड। से कूद अच्छा, गई दूसरी बात, रिजल्ट आने के बाद। देखिए, आप कल्पना कीजिए, 100 मीटर रेस में दौड़ रहे हैं 10 खिलाड़ी, ओलंपिक में 100 मीटर रेस में 10 प्लेयर दौड़ रहे हैं, तो ये 10 प्लेयर 10 से 11 सेकंड के लिए अपना सारा एनर्जी लगा देते हैं, हम्म। और जैसे वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे, उनसे कहा जाए कि चीटिंग हो गई है, अब दोबारा से आपको दौड़ना है। दौड़ना। खत्म, जोश अब खत्म, जज्बा खत्म, मनोबल कल्पना खत्म। कीजिए, कल्पना कीजिए कि क्योंकि उन्होंने अपना सारा एनर्जी लगा दिया, अपने आप को एग्जॉस्ट कर दिया, तो वो तो 10 सेकंड के लिए, वो लोग बहुत दिनों से तैयारी करते आ रहे हो, बट उनका 10 सेकंड का वो था। अब मेंटल लेवल पर एक विद्यार्थी, स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 16-16, 17-17 घंटे वो पढ़ाई कर रहा है, और मिडिल क्लास फैमिली में बच्चा नहीं पढ़ाई करता है, उसकी पूरी फैमिली पढ़ाई फैमिली करती है। पढ़ाई करते हैं। मुझे याद है, जब मैं मैट्रिक क्लास की तैयारी कर रहा था, मैट्रिक क्लास का एग्जाम दे रहा था बोकारो में, तो मेरे अंकल शाम को 5 बजे 6 बजे ड्यूटी कर कर आते थे, और उसके बाद वो मेरे साथ बैठ जाते थे, कभी 8 बजे भी लौट के आते थे, नाश्ता वास्ता करके मेरे साथ बैठ जाते थे, और रात को 2 बजे 2:30 बजे तक वो जगते थे, मेरे लिए हॉर्लिक्स बना कर देते थे, और जरूरत पड़ती थी तो हम हमारे साथ बैठ के वो बताते थे, मैथ बहुत अच्छा बताते थे, वो मैथ वगैरह पढ़ाते थे। तो इतना सब, मतलब पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है अगर एक बच्चे का, और अचानक पता चले कि क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, इस पैमाने पर आउट हो गया, जी। एग्जाम कैंसिल हो लगभग गया, हाँ, तो सभी के पास सभी पेपर लोग पहुंच गया। एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पैसा खर्च हुआ लोग। अलग, लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ एनर्जी, ये सब तो हुआ। वो मेंटली और फिजिकली दोनों। उनका जो बच्चा भरोसा उठ टूट जाता जाता है। है, सिस्टम से भरोसा उठ जाता है ना, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। बड़ी खतरनाक स्थिति है सिस्टम से भरोसा उठना, कि यहाँ सिस्टम कुछ से भी भरोसा जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी जेन्युइन नहीं है। तो फिर वो जो उसका गिरेगा टूटेगा, उससे संभलने में थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, तो उसके लिए तो, हाँ, अच्छा, दूसरी बात यह है कि चलो मेडिकल का क्वेश्चन आउट हो गया, हम बच्चे को दूसरी लाइन में भेज देंगे, अब तो कोई भी लाइन सेफ नहीं बचा हुआ है। बिल्कुल। नेट का पेपर आउट हो गया। नेट का पेपर तो मुझे पता चला कि टेलीग्राम पे बिक रहा था। हाँ हाँ, 5,000 रुपए में। मानिए,
कॉन्फिडेंस देखिए बेचने वाले का। वो अपना मतलब वो टेलीग्राम पर क्वेश्चन पेपर डाल रहा है और ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि आई एम जेन्युइन पर्सन, मेरे यस पास जेन्युइन यस चोरी यस, का माल है। चोरी का, क्योंकि हाँ। हमने यस आईआईटी का भी क्वेश्चन आउट किया था। यस यस। तो ये हिम्मत उनको कहां से आई? ये हिम्मत चोरी करने की, ये हिम्मत उनके पास कहां से आई? तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे सिस्टम में इस मामले में इतना ज्यादा एक अविश्वास का माहौल बन रहा है, जिसका दूरगामी परिणाम बहुत खराब होगा। खराब होगा। और बच्चे कैसे एक साइकोलॉजी से उबर पाए सर? बच्चों को साइकोलॉजी से उभरने के लिए अब इसमें क्या कहा जा सकता है? उनको तो सिर्फ यही बोला जा सकता है कि जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं है, उसके लिए क्या स्ट्रेस करना है? गार्जियन को सपोर्ट करना पड़ेगा, टीचर को सपोर्ट करना पड़ेगा। सवाल ये तो उठता है सर कि जो फैमिली इकोनॉमिकली वो फेस करके, जिस बच्चे के पिता ने अपना अनाज बेच के अपना खेत वो करके उसको शहर में पढ़ने के लिए भेजा है, ये मैं आइडियोलॉजी आइडियल बातें नहीं कर रहा हूँ। आपको पटना नहीं में, नहीं आपको नहीं, दिल्ली में तमाम बच्चे मिल जाएंगे जो जो हम्म, मेडिकल की तैयारी, जो नेट की तैयारी, जो इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी, जो सीजीएल की तैयारी करने तब आते हैं जब उनका पिता गांव में खेत गिरवी रखता है या अनाज बेचता है। भारत बिल्कुल। भारत उनका में गरीबी से ऊपर उठने के लिए शिक्षा के अलावा कोई साधन ही नहीं है। नहीं, कोई साधन ही उन नहीं है, उन कोई उन साधन नहीं बच्चों है। को उन बच्चों को ये कह के भी ढांढस बंधाना कि तुम्हारा इस पे कंट्रोल नहीं है और तुम क्या कर सकते हो, ये सिर्फ ये एक बात, उनको एक बात इसके लिए पूरे सिस्टम को आगे आना पड़ेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। यही यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसके लिए पूरे जो सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम से भरोसा उठ रहा है, तो हम्म, सिस्टम को ही संभालना पड़ेगा कि देखो सुधांशु हम ने लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, बिल्कुल, और ये एग्जाम तुम्हारा कैंसिल हुआ है, लेकिन हिम्मत रखो, हम इसको 100% फेयर करने की कोशिश करेंगे। यही क्योंकि अब सुधांशु ने कहा कि इस मामले को पॉलिटिकल रूप नहीं दिया जाएगा, इस डिस्कशन को। नहीं नहीं, पॉलिटिकल और नहीं नहीं, पॉलिटिकल रूप हम में तो नहीं दूंगा, लेकिन लेकिन मैं एक पॉइंट मैं यहाँ तो पे जरूर इसीलिए उठाना चाहूंगा। मैं इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ इस बात को ना, कि हमारे अंदर ही करप्शन है ना, हाँ, बिल्कुल। और वही हमारा वही लीडर हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। यही यही बात मैं बोल रहा था कि एटलीस्ट हमारे हाँ लीडर को सामने आके बोलना चाहिए कि बच्चे हाँ घबराए नहीं, हम बच्चों के साथ हैं, हम उन बच्चों के साथ हैं जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, हम उनका साल बर्बाद नहीं होने देंगे। आपका ये कहना बच्चों को हाँ, बहुत बस। हिम्मत देगा, लेकिन नहीं नहीं, एक चीज का आपने देखिए। सिर्फ एक अब लाइन बोली कि हम मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने एनटीए को इतना जल्दी पास कर दिया। ये नहीं, स्टेटमेंट का ये क्या पल्ला झाड़ना मतलब है? हुआ ना। तो पल्ला झाड़ो। क्या पल्ला नहीं, मतलब है झाड़ना इस होगा ना ये स्टेटमेंट तो। का? ये एक ही उपाय है कि सिस्टम में जो लोग हैं वो आगे आए और बच्चों को बिल्कुल यकीन दिलाएं कि अब 100% करप्शन फ्री एग्जाम होगा। और अगर बिल्कुल। वो करके दिखाएंगे तो बच्चों का वापस विश्वास आएगा सिस्टम में। और लेकिन अभी तक ऐसा कोई स्टेप कुछ किसी ने दिखा नहीं नहीं है। बोला, किसी ने नहीं बोला, दिख नहीं रहा है, किसी ने दिख नहीं नहीं बोला। जिसके रहा है। चलते ये टेंशन बढ़ रहा है। बढ़ बिल्कुल। रहा है। और और स्टूडेंट का टेंशन बढ़ता है, तो दो ही तो चीजें होती स्टूडेंट का हैं। टेंशन बढ़ता है। दो ही तो चीजें होती हैं। 1942, हम्म, 1975, बिल्कुल ये बिल्कुल। उसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल कि है। बिल्कुल। हाँ, विद्यार्थी का जब तनाव बढ़ता है तो तो कुछ क्या होता है? मतलब बड़ा विस्फोट हो सकता है। और विस्फोट ये हो वो सकता बच्चे हैं, वो है। बच्चे हैं जो एकदम अभी मतलब जस्ट क्या कहा जाए, टीनेज इंटर में, कर रहे हैं। एक एक हाँ कदम आगे बढ़ने टीनेज की कोशिश, खत्म हो रहा है हाँ उनका। बिल्कुल, अभी वो इंटर वो कर रहे हैं ना, एक इंटर कर एक रहे हैं कदम तो आगे बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल। और ये पूरी की इसका असर पूरी की पूरी जनरेशन पर पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे चीजों का असर पूरी एक जनरेशन पर पड़ता है। तो ये चीज थोड़ा सा सिस्टम को आगे आना पड़ेगा, बच्चों को विश्वास दिलाना पड़ेगा। और ये बोलने में भी झिझक नहीं होनी चाहिए कि गलती हुई है, गलतियां हुई हुई है, है। पता नहीं ये एक्सेप्ट स्टेटमेंट भी नहीं करने में, निकल हाँ, रहा है। एक्सेप्ट करने में क्या जा गलतियां रहा है हुई कि है। भाई कि गलती हुई, ये एक्सेप्ट कर। मैं आप तो बता रहा गिरफ्तारियां कर रहे हैं, किस बेसिस पे गिरफ्तारी कर रहे हैं? मैं तो बता रहा हूं ना, यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था। जी। हम्म। यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर, जैसे साल मुझे याद नहीं है, 80s या 90s में यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था, क्वेश्चन बी का।
अच्छा, एक लड़के ने उसमें ऑनेस्टी दिखाई थी। पीटी का क्वेश्चन 10,000 रुपये में खरीदा था उस समय उसने, और एक होटल में बिका था क्वेश्चन। एक लड़के ने उस क्वेश्चन को लेकर और दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दिया, खरीद कर हैंड ओवर कर दिया। मैंने उस लड़के की ऑनेस्टी। और उसके बाद क्वेश्चन रेयरेस्ट पेपर ऑफ द रेयर छपता था। केस, हाँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। क्वेश्चन पेपर छपता था उस समय वहां, रांची में। रांची में क्वेश्चन पेपर छपता था, और दिल्ली पुलिस रात को 2 बजे स्पेशल प्लेन से वो लोग, पुलिस और सीबीआई वाले लोग रांची पहुंचे, और उसकी अरेस्टिंग हुई। और वो आदमी जो क्वेश्चन पेपर छापता था, ऑस्ट्रेलिया में जमीन वगैरह सब खरीद चुका था। और ये अंतिम बार ये काम वही करके ये करना। लोग सारा का सारा फैमिली ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होने वाले थे, सेटल होने वाले थे। रात को 2 बजे तब तक पुलिस पहुंची रांची, और उन लोगों को अरेस्टिंग की गई थी। 80s या 90s की बात है ये। तो क्वेश्चन पेपर, लेकिन उस समय क्वेश्चन पेपर जो आउट हुआ था, तो वो चोर की तरह आउट हुआ था, हाँ। सेल्समैन की अब तरह नहीं आउट होता था। आज तो अब अब तो जो आउट होता है वो सेल्समैन की तरह, सेल्स। आपने आपने कहा ना हाँ सर कि आपने कहा ना कि जैसे वो लोग टेलीग्राम या जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हाँ है जिसके थ्रू वो लोग पेपर बेच रहे हैं, हाँ मीन्स हाँ। दे 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 हैव सच अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, सच अ स्ट्रॉन्ग बैकबोन। कॉन्फिडेंस, नॉट विल पावर, बैकबोन उनका, कॉन्फिडेंस। हाँ मतलब उनका कि बैकबोन मेरा कोई इतना कुछ बिगाड़ स्ट्रांग नहीं है। सकता। उनका बैकबोन इतना स्ट्रांग है, मतलब मैं ये कि पॉइंट चोरी हाईलाइट नहीं करने में करना उनको चाह डर नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, मैं ये पॉइंट हाईलाइट नहीं तो करना चाहता हूँ। यहाँ पे साफ ये झलक रहा है कि आपके पीछे जिसका हाथ है, वो हाँ, हाथ पूछे। इतना बड़ा है, इतना बड़ा हाथ है कि आपको पता है कि कानून से लेके अभयदान मिला हुआ सुप्रीम है। कोर्ट से, हाँ सुप्रीम कोर्ट से लेके अभयदान मिला हुआ है। बिल्कुल अभयदान मिला हुआ है। मुझे मुझे कोई हाँ, कुछ नहीं कर अभयदान सकता है। मिला हुआ आप है। आपका यहाँ यम पे है ये, हम है यम। हाँ बस यही 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 बात है। तो ये ये बहुत ही ये बहुत दुखद दुखद है। है। देखिए जो भी पेपर अभी हाल के दिनों में आउट हुए हैं या पहले से जो भी, जैसे हम लोग कई बार एसएससी सीजीएल के लिए ऐसा सुनते रहे हैं, सिद्धार्थ सर से मेरा ये सवाल है कि सर बच्चों का मनोबल पूरी तरह टूट जाता है। जो बच्चे जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं, जो दूर से गांवों से आके पढ़ रहे हैं, या जो शहरों में भी जिनके कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी सब्जी बेचते हैं या किराने की दुकान है और वो बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन को बदलना चाह रहे हैं, इनका मनोबल पूरा टूट जाता है। तो ऐसे में कुछ बातें ऐसी बताइए, कुछ करने को उन्हें ऐसा बताइए कि जिससे बच्चे और उनके पेरेंट्स दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो इस टाइम पे, क्योंकि इस समय पेरेंट्स और जो बच्चे के बीच की बॉन्डिंग होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो अपने आप को कैसे संभाले और कैसे अपने आप को, अपनी अपनी मन स्थिति को कैसे और मजबूत बनाए, इस चीज के लिए देखिए, सर आप उनकी मदद करिए। जहां तक सवाल है यंग जनरेशन का, आज के डेट में हमारे यहाँ एक परंपरा होती है कि हमेशा पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को की शिकायत करती है कि आजकल के बच्चे ऐसे करते हैं, आजकल के बच्चे ऐसे करते हैं। मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है। आजकल के बच्चे बहुत ही ऑनेस्ट, और एक तरह से मैं कहूं कि जिंदगी को समझने वाले हैं। अनुभव उनके पास नहीं है, लेकिन बातों की समझ उनके पास बहुत है। चीजें बहुत जल्दी समझते हैं, और परेशानियों पर, मुसीबतों पर भी वो हंसना जानते हैं। आजकल के बच्चे जो मीम्स वगैरह बनाते हैं किसी भी परेशानी की स्थिति में, मुझे उनके क्रिएटिविटी पर आश्चर्य होता है। तो हमारा जो यंग जनरेशन है इतना जुझारू है, और इतना ओपन माइंडेड है कि वो इस परेशानी को निकाल ले जाएगा, और आप उसको ज्ञान नहीं दे सकते हैं। वो, क्योंकि देखिए, अब तक सिस्टम क्या चल रहा था कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को समझाती थी, नॉलेज देती थी, ज्ञान देती थी। अब ये इस जनरेशन में ये उल्टा हो गया है। नया जनरेशन पुरानी जनरेशन को मैंने सिखा रही है। हाँ आपका मोबाइल हैंग होता है तो आप अपने बच्चे के पास जाते हैं। कोई भी पेरेंट, उसको अपना फेसबुक व्हाट्सएप नहीं चलाने आता है, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आता है तो दौड़ के जाता है अपने बच्चे से कि मेरा ये ठीक कर दो, मेरा वो ठीक कर दो। क्योंकि टेक्नोलॉजी, वो पढ़ा नहीं है, फिर भी टेक्निकली वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा स्ट्रांग है। ज्यादा सोच। और वो नेट पर सर्च करके तुरंत बता देता है कि ये फैक्ट है, ये सही है, ये गलत है। जी ठीक है। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक बार एक बच्चे ने एक
कहीं पर कोई आदमी बहस कर रहा था और बहस के दौरान उसने बताया कि 1984 में संजय गांधी ने ये काम किया था। उस बच्चे ने तुरंत इंटरनेट पर सर्च किया, बोलता है कि 1982 में तो उनका देहांत हो गया था, 81-82 में, 84 में तो थे ही नहीं जिंदा, आप गलत बोल रहे हैं, और उनको चुप हो जाना पड़ा। तो जानकारी के मामले में, इंफॉर्मेशन के मामले में आज के यंग जनरेशन बहुत ज्यादा बहुत आगे आगे है। हाँ, और वो चीजों को फेस करना जानते हैं। ऐसा हो रहा है उनको बहुत ज्यादा ये करने की, हाँ उनके पेरेंट्स भी टूटेंगे तो अपने पेरेंट को भी सपोर्ट करेंगे, और पेरेंट और वो उनकी बॉन्डिंग तो रहेगी। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके उनका सिस्टम पर भरोसा रहे, और सिस्टम को अगर वो जरूरत समझेंगे तो हो सकता है कि वो बदलने की भी कोशिश कर लेंगे, उसके लिए भी वो तैयार कर लेंगे, लेकिन सिस्टम पर उनका भरोसा रहे। और तकलीफ और तो परेशानी तो हुई ही है, लेकिन आज के डेट में हमारे यहाँ बच्चों के लिए गार्जियन कोई भी तकलीफ उठा लेता है, और गार्जियन की तकलीफ को देखते हुए बच्चे भी उसको अपने आप को क्लियर कर लेते हैं। कुछ बच्चे टूट जाते हैं, मैं बेशक कहूंगा कि कुछ बच्चे टूट जाते हैं, लेकिन हर परिस्थिति से जूझना भी बच्चे जानते हैं, और वो तो फिर से तैयारी में लग जाएंगे। अगर सिस्टम ये लग जाए कि नहीं इस बार ऑनेस्टी एग्जाम होगा, सब चीजें और ठीक हो जाएंगी। हाँ, तो बच्चे फिर से लग जाएंगे। उनमें हिम्मत की कमी नहीं है, जुझारू बहुत हैं, हिम्मत की भी कमी नहीं है। समझदारी के मामले में मैं उनको बहुत अपने से आगे मानता हूँ। आजकल के बच्चे बोल देते हैं कि जजमेंटल मत बनिए, जी। हमको जज करने की कोशिश मत कीजिए। ये हम लोग को बोलने की हिम्मत नहीं थी अपने समय में। ये बहुत ऑनेस्ट भी है, मैं तो बार बार इस बात को बोलता हूँ कि ऑनेस्ट हैं, और एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वो फिर से तैयारी में लग जाएंगे, पढ़ाई करने में लग जाएंगे। हाँ, सिर्फ ये हो कि अच्छा, दूसरी चीज हम लोग को एक नया चीज डेवलप करना पड़ेगा कि जो गलत चीजों में, करप्शन में लिप्त हैं, उनका सोशली बाइकआउट हो। हम्म। सामाजिक रूप से अगर उनको बहिष्कार किया जाएगा, ईमानदार लोगों की, जैसे कि अभी अभी एक केस आया है स्विट्जरलैंड में, इंडिया के एक हैं करोड़पति बिजनेसमैन वहां पर, जिंदल, हिंदुजा। जिंदल ही नाम है, हिंदुजा। 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 हाँ, जो अभी केस में फंसे हैं वहां पर। हाँ, स्लेब वाले केस में। हाँ, स्लेब वाले केस में फंसे हैं। हाँ, हिंदुजा। तो हिंदुजा तो ग्रुप। वहां का सिस्टम इतना, हम जहां भी टॉप 10 कंट्री का नाम लेते हैं हम लोग, जो एचडीआई में या हैप्पीनेस में या किसी चीज में टॉप 10 में है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, हम्म। आइसलैंड, वहां पर ये चीज है कि वहां पर कानून का राज है, हाँ, रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ। तो बच्चों को ऐसा हमको माहौल देना पड़ेगा कि उनको रूल ऑफ लॉ पर थोड़ा भरोसा हो, और कॉन्फिडेंस उनका बढ़े कि नहीं चलो इस बार तो हो गया, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर से वो लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज करने में हमारा सिस्टम किस हद तक सक्षम होता है, इस पर ये बहुत सारी देखने बातें निर्भर करेंगी। क्योंकि हाँ, क्योंकि निर्भर करेंगी। हिंदुजा ग्रुप वहां है इसलिए गया। अगर भारत में उसका जांच हो जाए ना तो कुछ आधा नहीं होता, देश जेल में चला जाए। कुछ आधा आधा देश जेल देश, में चला जाए आज के आधा समय में। देश में चला जाएगा, आधा देश जेल आधा में चला देश जेल में चला जाएगा। जाता है अगर वही नियम हम्म लग जाए ना। तो भारत का आधा देश बिल्कुल जेल में रहेगा, जेल छोटी पड़ जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे तो बिल्कुल। नॉर्मल है। हमारे यहाँ हाँ टिप्पणी करना सबसे नॉर्मल चीज है, आप किसी को हाँ कुछ भी बोल सकते हो। देखिए, हाँ, बात ये है ना, इस बात के लिए हमारे पास फ्रीडम है। जैसे जैसे सर ने हाँ, कहा ना कि बेइज्जती रूल करने का ऑफ फ्रीडम है। जैसे सर ने कहा ना कि रूल ऑफ लॉ होता, अगर रूल ऑफ लॉ होता हाँ। तो ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट नहीं होती। ये भी बातें हाँ, हैं। आप ये आप सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होती। वैसी मेरे सिचुएशन ही क्रिएट हम मेरे नहीं उस, होती। कम मेरा से नहीं, सवाल कम से कम हम उस मेरा डायरेक्शन सवाल में हाँ। बढ़ तो रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल। बिल्कुल। ये ये इंडिकेशन दिखाना दीजिए। होगा, ये, हाँ, ये इंडिकेशन हम्म देना होगा कि वी आर मेरा मूविंग इन दैट मुझ डायरेक्शन। पेपर हम्म पेपर आउट होना सही मामले में सही बता रहा हूं। अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव, पेपर आउट होना खराब नहीं है। हम्म वो हो जाता है, सिस्टम है, एरर हर जगह होती है। हम्म लेकिन जिस तरीके से और जिस एक प्रथा कह लूं मैं अगर इस शब्द के लिए, जिस जिस हम्म, प्रथा या जो परिपाटी हम यहाँ बना दिए, दिक्कत उस चीज से है। हाँ, कि इस मेरा सवाल ये है कि नीट नीट के साथ दिक्कत हुई। सरकार ने कहा, एनटीए ने कहा कि नहीं आउट नहीं हुआ। हजारों सबूत हैं, पेपर आउट हुआ, हम्म फिर भी कैंसिल नहीं हम्म हुआ अभी तक। नेट का पेपर के बारे में कोई अफवाह तक नहीं आई, पेपर कैंसिल कर दिया गया। मेरा सवाल यह है कि सीएसआईआर नेट आपने कैंसिल कर दिया, बाद में लेंगे।
पेपर तो वो आउट नहीं हुआ था, उसको आप करवा लिए होते। इसका मतलब वो पेपर भी आउट रहा होगा, तभी आपने नहीं करवाया। बिल्कुल। आपने नीट पीजी कैंसिल कर दिया कि नहीं बाद में करवाएंगे, मतलब वो पहले से आपको पता है कि आउट। दिक्कत यहां पर आ रही है, दिक्कत पेपर आउट हो रहा है, उसको तो हम ठीक कर लेंगे, पहले भी पेपर आउट हुए हैं, आगे भी होंगे, ऐसा नहीं कि आगे नहीं होंगे पेपर आउट होंगे। लेकिन सवाल यहां पर सिस्टम पे उठ चुका है कि तुम कैपेबल नहीं हो एग्जाम को रन कराने को लेकर। नहीं नहीं, ये तो ऑर्गेनाइज हो गया ना, ये तो बता रहे कि हाँ, ऑर्गेनाइज बिल्कुल बिजनेस हो गया ऑर्गेनाइज है, ये तो। बिल्कुल ऑर्गेनाइज। और सर ने बोला है कि दिग्विजय सर, हाँ ये ऑर्गेनाइज बिजनेस दिग्विजय है। सर, मैं यहाँ मेरा आपको आपके लिए एक सवाल यही है कि नेट को सीबीटी होता था 18 से, उसको अचानक से ऑफलाइन किया गया। ये 18 में जो अभी लेंगे, 2018 के बाद 18 जून को जो अभी पेपर हुआ 24 जून वाला, ये पेपर कहा गया कि हम ऑफलाइन लेंगे। अच्छा, अभी कल डेट शीट आई है कि हम जून का पेपर अगस्त में कराएंगे और फिर सीबीटी लेंगे। कोई सेंस है इस बात का? और क्या टेक्निकल चीजें यहां पर हैं जो उन्होंने वो करवाया, अब ये करवा रहे देखिए, सीधी सी बात है कि कोई भी पेपर बनने में, हर क्वेश्चन को बनने में, जो टीचर्स की कमिटी इन क्वेश्चंस को बनाती है वो लगभग साल भर काम करती है, और हर टॉपिक को उनसे 4 4 5 5 क्वेश्चन लेके कई सेट्स बनाए जाते हैं। उन सेट के इवेल्युएशन करने के लिए एक अलग कमिटी होती है। वो कमिटी नहीं है जो इसने क्वेश्चन बनाया है, उसको एक अलग कमिटी इवेल्युएट करती है, और फिर उसमें से एक सेट जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो आपके पास रिजर्व सेट है, आप इस चीज का हवाला देंगे, लेकिन क्या वो रिजर्व सेट इतनी जल्दी रिव्यू हो जाएगा? क्या उसका लेवल वही रहेगा? क्या क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे? ये कहना यहाँ पर मतलब न्यायोचित नहीं होगा कि उन क्वेश्चंस का लेवल भी वही रहेगा या क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे। क्योंकि आप आनंद फानन में आप क्या करेंगे? आनंद फानन में आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जो टीसीएस की वेबसाइट है, या इस तरह के जो एग्जाम्स की वेबसाइट्स होती हैं, जो लोग प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, आपको तमाम क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसी में से आप क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं, और उन क्वेश्चन के हैं। सेट आंसर, ऑफ क्वेश्चन बैंक बने हुए हैं। हाँ, उन क्वेश्चन के आंसर दुर्भाग्यवश विकिपीडिया और नेट का सोर्स होता है, वो टेक्स्ट बुक सोर्स नहीं होता। तो फिर बाद में क्या होता है कि उन क्वेश्चंस पे बच्चे चैलेंज करते हैं, और फिर वो केस चलने लगता है रिजल्ट्स के ऊपर, रिजल्ट फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अफेक्ट होती है, क्योंकि एक बार जब आपने क्वेश्चंस डिजाइन किया, आप अब उस क्वेश्चन को तो दोबारा दे नहीं पा रहे, क्योंकि अब वो रिव्यू हो नहीं पा रहा है। आपने वही सेट उठाया, दोबारा डाल दिया कि चलो भाई ये सेट ए था, ए चोरी हो गया है, अब हम बी डाल देते हैं। क्या ये गारंटी है कि बी सेट भी चोरी नहीं हुआ था? जिस तरीके से बिल्कुल। चीजें गायब हुई हैं, कि सुनने में कई सारी बातें आ रही हैं कि पेटी जो नहीं क्वेश्चन का पैकेट था, उसके नीचे से काट के क्वेश्चन निकाला गया है। तो क्या नहीं, गारंटी देखिए है कि कौन सा सुधांशु का सेट है? सुधांशु का प्रश्न ये है जी। कि अगर सीबीटी कर दिया जाता है हाँ। तो उसका क्या असर पड़ेगा। हाँ। मेरा अपना एक अनुमान ये है कि हम्म। हो सकता है कि सीबीटी पर इसलिए शिफ्ट हो रहा हो हम्म। क्वेश्चन, नहीं एग्जाम सर, एग्जाम। पहले पहले 18 जून को जो पेपर हुआ, इसके हम्म। पहले सीबीटी ही चला था पिछले 6 साल से। सीबीटी ही अच्छा, चल रहा था ना। इन्होंने 18 जून को कहा कि नहीं ऑफलाइन लेंगे, फिर हम्म। उन्होंने कहा आप सीबीटी लेंगे। 18 जून को ऑफलाइन कहा तो हम्म। किसका नेट नेट का। का ना। हाँ, जी। नेट का हुआ है। लेकिन अच्छा, इसका नीट का क्या हुआ था। नीट का तो नीट का। हाँ। नीट का तो अभी कुछ ऑफलाइन ही नहीं था हुआ। ना। हाँ, हाँ। वो हाँ। भी नहीं ऑफलाइन था, लेकिन नहीं, ऑफलाइन था। तो नीट का जो एग्जाम ऑफलाइन हुआ हम्म, उसमें क्वेश्चन पेपर के जले हुए टुकड़े पा लिए गए प्रूफ के रूप में। बिल्कुल। हाँ। अब सीबीटी में ये तो अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो वहां तो इस तरह का चीज आपको प्रूफ के रूप में नहीं मिलेगा। नहीं नहीं मिलेगा ना मिलेगा। सर, और वही। वहां पर अगर सेंटर पर एग्जाम लिया जाए और 4 5 बच्चों का जो सेंटर मैनेज्ड है हाँ, उनको हाँ, अलग से हाँ, सिस्टम देके बैठा दिया जाए बिल्कुल बिल्कुल वही होता है सर, वही तो होता है। फिर अब क्या करेंगे। वहां पे तो चोरी, वही, उस चोरी का तो कोई प्रूफ ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल वही बात है ना कि आपने तो आपने आपके पास जो सेट ऑफ क्वेश्चन थे, आप उसी को ऑनलाइन कर देंगे। आप कुछ नया हाँ। नहीं करने जा रहे हैं, आपके पास जो सेट ऑफ क्वेश्चंस बने थे, आप उसको ऑनलाइन हम्म। कर देंगे। प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप ऑफलाइन कर देंगे। बात तो वही है। अच्छा अच्छा। तो प्योरिटी कहाँ मेरा पर एक है? और सवाल है सिद्धार्थ सर, सिद्धार्थ हम्म। मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे इन लोगों ने अभी पेपर की डेट अनाउंस कर दी, हम्म। क्या ऐसा नहीं होता कि जब तक सारे डिस्पैरिटी को सॉल्व नहीं किया जाए तब तक यही पेपर होना ना चाहिए लिए था। जाएं?
यही होना अब चाहिए। तो पेपर करवा के बच्चों के गुस्से को ये शांत करने वाली बात कही जा रही है केवल, नहीं नहीं नहीं, और ये फिर लीपापोती हो ये जाएगी इसके बाद तो। नहीं नहीं, ये इस बात के लिए अनाउंस किया गया है, आप समझिए इसकी टेक्निकलिटी को। ये इसलिए अनाउंस किया गया है कि ये जबरदस्ती दिखाया, जैसे हम लोगों ने कहा ना कि आपको एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है कि मुझसे गलती हुई है, सिस्टम से गलती हुई एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है। आप इसलिए एग्जाम करा कि नहीं नहीं, हम रेडी हैं, हम तैयार हैं, हम पेपर ले लेंगे, हम अभी भी सक्षम हैं। तो ये ये तो अपनी गलती को, लीपापोती किया जा हाँ, रहा है केवल। ये ये खुद 100% लिपापोती करने की कोशिश है बिल्कुल कि एग्जाम लेके ध्यान भटकाया जाए स्टूडेंट का। भटकाया जाएगा एक बस स्टूडेंट वही। का। हाँ, डाइवर्ट किया जाए। एनटीए गड़बड़ी कर रहा है, एनटीए में करप्शन है, इस मुद्दा को हटकाया जाए, डाइल्यूट करने लड़के की बात की जा रही एक है। डाइल्यूट एक करने की कोशिश की जा रही एक है। एक, एक पॉइंट पे शायद किसी का ध्यान पता नहीं गया है कि नहीं गया है कि एनटीए में जो कर्मचारी हैं, जो वहां पे अफसर या जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो सारे ठेकेदार लोग, ठेके के कर्मचारी हैं। ठेके हाँ, कर्मचारी का ठेके पे मतलब ये चलता है है, यहाँ पे। ठेके का हाँ, कर्मचारी का आउटसोर्स मतलब आप लोग आउटसोर्सिंग वाले लोग हैं। आउटसोर्सिंग तो करते हैं हम लोग। तो उनका जॉब परमानेंट है नहीं, उनको डर नहीं है, उनको बस ये है कि मुझे 6 महीना साल भर की मेरी जॉब है, 11 महीने की जॉब है, मैं पेपर बेच के अपना 10-15 करोड़ रुपए अंदर कर लूं, उसके बाद ये नौकरी मेरे पास रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं। तो शायद ये बहुत बड़ा कारण है। एक जो निडर होके चोरी करने का इनके हाँ, अंदर हाँ, ताकत आई है, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि इनको अपने जॉब का कोई डर नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि मैं तो ठेके का आदमी हूँ, आज इस ऑफिस में हूँ, कल उस ऑफिस में चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी नहीं पर्सन रहेगी कोई ना। और है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ, आपके पास एथिक्स जैसी कोई चीज नहीं है, आपके पास डर नाम का कोई चीज नहीं है, तो फिर आप निडर होकर कुछ भी करो, निडर ये होकर आप बहुत कुछ अच्छा भी बात। करोगे। देखिए, एक मुझे एक घटना याद आ रही है 15-20 साल पहले की। एक स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में कुछ टीचर अपॉइंट होते थे एडहोक पर, जी हाँ, टेम्पररी में। हाँ, तो कुछ दिन के लिए अपॉइंट हुए, उसके बाद उनका जॉब खत्म हो जाता था। तो वो स्टूडेंट, मेरा मतलब परिचित स्टूडेंट ही था, वो बोल रहा था कि वहां पर मुझे ऑफर आया था एग्जाम में कि आप 20,000 रुपया ले लीजिए। जी, हम 20-25 साल पहले की बात बता रहे हैं, उस समय 20,000 रुपया का कोई वैल्यू था। बहुत बहुत बड़ी बहुत बहुत। रकम, बहुत हाँ, बड़ी रकम। 20,000 रुपया, 20,000 बीस ज्यादा है। 20,000 रुपया ले लीजिए। और हम लोग दो लड़के, वो लड़का ही अप्रोच किया था, बोला कि हम लोग 20,000 रखे हैं पॉकेट में, हम लोग दो लड़के हैं स्टूडेंट, हम लोग आधे एग्जाम के बाद दोनों आदमी बाथरूम में जाएंगे जी और वापस आकर अपनी सीट बदल कर बैठ जाएंगे, जी और आपको कुछ हेल्प नहीं करना है। जी हम लोग एक साथ उठ के बाथरूम जाएंगे, और जब वापस लौट के आएंगे तो हम लोग एक दूसरे की सीट को बदल देंगे। इसके लिए 20,000 रुपए ऑफर किया था उन्होंने क्लासरूम में। और वो एडहॉक पर था, उसको था कि हमारा हो सकता है कि जॉब परमानेंट हो जाए, इस जी उम्मीद में वो सोचा कि लेंगे, और कहीं अगर हम पकड़े गए, फंस गए, तो फंस गए तो मेरी दाग जॉब लग परमानेंट जाएगा। खत्म हो जाएगी, दाग लग जाएगी। तो बोला क्या जानते हैं, अच्छा जॉब उसकी परमानेंट नहीं हुई तो बाद में अफसोस कर रहा था कि हमने ले लिया होता, 20,000 रुपये बना लिए होते सिस्टम तो। सिस्टम का फ्लॉस दिखता है ना इसमें। जानते नहीं, यही जान बता रहे हैं कि पहले जो होता था वो चोरी की तरह होता था, इसी तरह से चोरी हाँ, होती थी। जी अब तो सीना जोरी कह लीजिए इसको। अब तो वो एकदम प्रोफेशन हो गया है, सिंडिकेट बिजनेस की तरह हो रहा है, सिंडिकेट की बिजनेस की तरह हो रहा है। मेरा काम है पेपर आउट कराना, मैं ये प्रोफेशन में अच्छा, आना चाहता हूँ, ये हाल हो गया हाँ, है। अब प्रोडक्ट कैसा है लोग बेच रहे हैं। नीट का बिक रहा है 30 लाख में, एनटी नेट का बिक रहा है नेट का 10,000 मतलब में। मेरा 5,000 रुपए में ये मतलब 5,000 रुपये वैल्यू में बिक रखो रहा कुछ। 5,000 रुपए में तुम ले रहे हो सर, पेपर। देखिए अब है। यहाँ ये पर तक मजाक बात, बना के इन्होंने पूरा पूरा मुझे सिस्टम का, माने इसको एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। मैंने अभी और कुछ दिन पहले एक मीम देखा था, शॉर्ट्स देखा था यूट्यूब पे, कि उसमें एक बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, तो दो लोग उसको बोल रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, वो लड़का बोलता है एग्जाम देने, बोलते कि आज कहाँ जा रहे हो, जो दूसरी डेट आएगी उस पे हाँ, जाना बड़ा बड़ा। है। ठीक है। तो हाँ उसके उसके कुछ ही देर बाद एक और शॉर्ट्स आया मेरे पास, उसमें जो डायरेक्टर है रोहित शेट्टी, वो बड़ी एक अच्छी बात कह रहे हैं कि हेरा फेरी मूवी थी, उसमें बहुत लोग हंसे थे, बहुत हंसी वाली कॉमेडी मूवी थी, लेकिन उसमें देखिए कि एक आदमी है जो कर्जे में डूबा हुआ है, एक आदमी है जिसको हाँ, अपनी बहन की शादी करनी है, वो पैसे के लिए उसमें है, एक आदमी जिसके पास खाने का पहनने का भी कपड़ा नहीं है। तो आप हंसते किस पे हैं? आप हंस पर्सपेक्टिव उस, दिखा रहे हैं क्यों, हाँ, कि आप हंसते उस उस सिचुएशन पे। परेशानी के ऊपर हंस रहे हैं। तो बात वही है सर, कि दो चीजें यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि आप ईमानदारी की उम्मीद किससे कर रहे हैं?
जो हमारे मुखिया हैं, जो प्रधान हैं, मैं जो इस सिस्टम के जो प्रधान हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस इतना कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने एनटीए को बहुत जल्दी परमिशन दे दी। मतलब व्हाट अ बुलशिट काइंड ऑफ स्टेटमेंट दिस इज, कि दिस बिजार आप इस स्टेटमेंट। तरह की बात बोल रहे हो, बजाय आप बच्चों के। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये बच्चों के भविष्य का मामला है, हम ऐसे एग्जाम कैंसिल नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं, एक तरफ एक संस्था बोल रही है कि हम एग्जाम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, दूसरी तरफ दूसरी संस्था बोल रही है कि नहीं, हम एग्जाम कैंसिल करेंगे। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो इनका नहीं हो रहा है, नहीं, सुप्रीम बच्चों का कोर्ट हो ने रहा है। एग्जाम कैंसिल नहीं करने के बारे में नहीं बोला है ना, बोला कि काउंसलिंग नहीं रोकेंगे। काउंसलिंग हाँ, नहीं रोकेंगे, काउंसलिंग बिल्कुल। नहीं हाँ, रोकेंगे। तो नहीं नहीं, काउंसलिंग नहीं काउंसलिंग नहीं रोकने का। रोकेंगे, और एग्जाम में कुछ धांधली पाई गई हम्म, तो अपने आप हम एग्जाम कैंसिल अभी करेंगे तो काउंसलिंग खत्म अभी हो जाएगी, रिव्यू की काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं रह हाँ, जाएगा। अभी रिव्यू तो की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रखी है अपने पास कि हम इस पे फर्दर जुडिशियल रिव्यू हाँ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ, उन्होंने क्लीन चिट प्रोवाइड कर दी कि ठीक है नहीं जिन बच्चों नहीं, को नंबर बढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर काफी एक्टिव है, और हाँ, जहां तक उम्मीद है एग्जाम कैंसिल होगा। आखिरी उम्मीद वही देखिए, सुप्रीम कोर्ट है, आखिरी, बस हाँ, उसके बस बाद तो वही कुछ वही नहीं बात है कि है। आखिरी उम्मीद वही है। और यहाँ पर ईमानदारी की जो बात कही जा रही है कि ईमानदारी की उम्मीद भी हम किनसे कर रहे हैं? ईमानदारी की उम्मीद भी हम उस निचले स्तर के कर्मचारी से कर रहे हैं, लोकतंत्र जिसके लिए अभी लोकतंत्र के आपने लोकतंत्र के कहा ना चार सर। स्तंभ हैं। चार स्तंभ में केवल एक ही स्तंभ है जिससे आशा की किरण बची हुई है, बाकी तीन के हाँ विषय में बात करनी बेईमानी है। तो ना जुडिशरी ही बचा हुआ है, न्यायपालिका ही है जो न्याय दे। हमारी हमारी और इसके और चर्चा का उसमें भी इसके मेन, लिए सिर्फ नहीं नहीं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाँ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, हमारी चर्चा का मेन मुद्दा यही था ना कि कि आखिर आखिर इसका परिणाम भुगत कौन रहा है, इसका परिणाम भुगत भुगत कौन कौन रहा रहा है। है? और इसका इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट सिर्फ एक ही पर्सन के पास आ रहा है। सर, किसी को कुछ नहीं होने जा रहा है। जो चोरी किया है आम उसको कुछ नहीं आदमी, होने जा रहा है। हाँ। बिल्कुल। अरे आम आदमी हमारे, पिस रहा है, पिसता हमारे रहेगा। एक चीज और है, तुलसीदास का जो बोला हुआ है, समरथ को नहीं दोष गोसाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई, और एक है बोला है उनका कि कोई हो निरिक्त हमें हाँ, कहानी, हानि, हाँ, मेरी छोड़ हाँ, होए न रानी। रानी, हाँ, कोई बिल्कुल। भी राजा हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी स्थिति में सुधार नहीं होने भा, वाला है। तो भारतीय इतिहास में अश्वमेध। हाँ हाँ जब सर। तक हमारे अंदर ये संतुष्टि की भावना रहेगी कि हाँ, राजा कोई संतोषम भी परम हो, सुखम। हाँ, राजा कोई भी हो, हमें कोई मुझे फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, तब तक हम लोग तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे एक पर डाल देते हैं ना, जिम्मेवारी दूसरे पर डाल देते हैं। क्योंकि क्योंकि सर, अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट है दिग्विजय सर, अश्वमेध यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये शो करता है कि राजा ही रथ रोकेगा, जनता को फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राजा ही तरह रोकेगा, जनता को फर्क। देखिए, ये अच्छा, मतलब ये इस चर्चा पर को अटल बिहारी वाजपेयी का, लास्ट बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत बढ़िया स्पीच है कि जब युद्ध हो रहा था, क्लाइव की सेना जब लड़ रही थी, शायद पलासी के युद्ध के बारे में उन्होंने चर्चा की है, बक्सर हमको याद नहीं आ रहा है, बट जी स्पीच है उनका, यूट्यूब पर जी अवेलेबल है, जी कि जब युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों की सेनाएं और हिंदुस्तान की सेनाएं आमने सामने लड़ रही थी, और जितने हिंदुस्तान की सेना, मतलब कि तीनों नवाब जो थे हाँ हाँ हाँ, उनकी तरफ जी, से जो सेना लड़ रही थी, उससे ज्यादा दर्शक थे पब्लिक, हाँ, जो हाँ, युद्ध मैदान को के चारों तरफ खड़े होकर युद्ध देख रहे देख थे। और उस जनता बक्सर का को युद्ध इससे था। कोई फर्क, बक्सर का था, उस जनता को इस युद्ध से कोई फर्क नहीं कोई पड़ फर्क रहा नहीं था पड़ रहा था। जी। कि कौन जीतता है कौन हारता है। कौन और हारता है? उसी युद्ध पर पूरे कि भारत का भविष्य निर्भर कर रहा था। वही युद्ध हारने की वजह से हिंदुस्तान 200 वर्षों के लिए 200 गुलाम साल हो गया, गुलाम हो गया, बिल्कुल 200 200 सालों साल के तक लिए गुलाम गुलाम हो हो गया इस युद्ध गया। को हारने की वजह से। अगर वो युद्ध अंग्रेज हार जाते तो हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं होता। गुलाम नहीं होता, बिल्कुल। तो ये हमारी आधी से अधिक जनता तो को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन हारता है कौन जीतता है, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि हमारी परिस्थिति में चेंज होने वाला नहीं है। नहीं, शायद और मैं नहीं। जब तक, शायद मैं अपने शब्दों में थोड़ा हार्श हो जाऊंगा, लेकिन हमें स्लेवरी की आदत हो गई है ना सर। हमें आदत हो गई है कि हम दबके ऐसा रहेंगे, तो हम नहीं, झुकते रहेंगे। इसलिए नहीं, ये हम नहीं, इससे हम सहमत नहीं होंगे। स्लेवरी की आदत अगर हमको होती तो 77 में इंदिरा गांधी को जिस तरह से भारत की जनता ने हटाया था, हटाया था, तो बिल्कुल। ये दिखा दिया कि हमको सब कुछ पसंद है, हम कुछ सब कुछ सह लेंगे, लेकिन हम तानाशाही नहीं उस चीज सहेंगे। को नहीं सहेंगे।
ये अलग बात है कि 2.5 साल के बाद ही फिर वापस बुला लिया। लेकिन एक 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 सबक के लेकिन साथ बुलाया है ना। सबक के साथ बुलाया। तो जैसे इस बार स्लेवरी की हमें आदत नहीं पड़ी है। 2024 का चुनाव भी यही है हाँ हाँ कि हाँ सबक हाँ। के साथ बुलाया, कि हाँ लेकिन तुम रहो लेकिन सबक के साथ रहो। लेकिन ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारी स्थिति में सुधार नहीं हो, हमको बिल्कुल। इसी तरह से रहना है। और अगर हमको सुधार करना है तो हमको खुद से करना पड़ेगा, इसके लिए सिस्टम जिम्मेवार नहीं है। तो नहीं। जब तक हम लोग सिस्टम को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे ना, हम लोग नहीं बनाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। हम हम लोग लोग जब तक अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे तब तक ये परिस्थिति चलती रहेगी। सुधांशु बिल्कुल। सुधांशु हमेशा बोलते हैं कि हमें आदत होनी चाहिए क्वेश्चन पूछने की। हम हाँ क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम क्वेश्चन पूछते ही नहीं। हम या तो सवाल कह करना लीजिए हमारा कि मकसद ही नहीं हाँ, होता। हम या तो कह लीजिए कि हमारी लाइफ स्टाइल को ऐसा बना दिया गया और हमने फिर उसको ऐसा बना लिया है कि हम तुरंत नहीं, मजाक मेरा में हमेशा और ये कहना है हंसी में कि उलझ जाते हैं। सवाल सवाल पूछना हमारे यहाँ उद्दंडता का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल। तो हाँ आपने सवाल पूछना ही छोड़ दिया है ना। इसीलिए आपने छोड़ दिया सवाल ना, पूछना। आप उद्दंडता का प्रतीक बना दिए, आपने तो गलत बता दिया ना। नहीं नहीं, गलत है देखिए, सवाल ये पूछना। ये पूरक है। ये जो दोनों चीजें पूरक है। आपने सवाल पूछना छोड़ दिया, फिर इसको जो लोग पूछ रहे थे उनको रोकने के लिए इस तरह की प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था कर दी गई कि भाई अगर जो सवाल पूछेगा उसको इस तरह से माना जाएगा। हाँ, कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उनको देशद्रोही बोल दिया गया, कुछ लोगों ने कुछ कह दिया। तो मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट की तरफ इसको नहीं लेके जाना चाहूंगा, लेकिन हाँ, फिर से मेरा कहना यही है कि वी मस्ट आस्क क्वेश्चन। आप किसी भी सिस्टम से आप क्वेश्चन पूछिए। बच्चे हैं, बच्चों को खुद सामने आके पूछना होगा कि भाई क्या कर रहे हैं आप हमें अपना एक्शन दिखाइए। अब इसमें जैसे सर ने कहा कि हमें उन लोगों का सोशल बाइकाट करना होगा जो इस चीज को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे जो थे, कुछ लोगों ने केस किया था और वो पेपर सारे झूठे निकले थे, उस उनका केस खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर ये चीजें वीक कर रही हैं। तो वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, उन चीजों को बढ़ावा नहीं देना है। आप उन अफवाहों को जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, विरोधात्मक चीजों को, विरोधाभासमक चीजों को आप बढ़ावा मत दीजिए। अब आप उन चीजों को बढ़ावा दीजिए जो आपके लिए आपका सुदृढ़ और आपका मजबूत भविष्य बना। आप उन चीजों को बढ़ावा बिल्कुल। दीजिए। और तो और तो वही यही टेक आउट हमको यहाँ से लेना पड़ेगा। इस हाँ पूरे बिल्कुल। चर्चा का मेन पर्सपेक्टिव यही है कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रुकना हल नहीं है किसी भी समस्या नहीं का। है। नहीं और बिल्कुल। इसमें शिक्षकों का, उनके पेरेंट्स का और उनके आसपास के लोगों का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि वो उन बच्चों के साथ मिलें, बात करें और ये समझाएं कि दिस इज नॉट द एंड। आने वाले समय में कई चीजें और उनके लाइफ में आएंगी, हाँ और बिल्कुल। ये जो परीक्षाएं कैंसिल हुई है दोबारा से होंगी, दोबारा से हम आगे बढ़ेंगे। और बढ़ेंगे हाँ। सरकार और सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो जनता पे और खासकर युवाओं पर ये कहे कि आप ट्रस्ट रखिए, हम दोबारा से ऐसी गलतियां नहीं होने देंगे। एक बिल्कुल। स्ट्रांग मैसेज यहां पर देना पड़ेगा, और शायद हाँ, यही इस वीडियो का पूरा टेक आउट निचोड़ है। रहेगा। और बिल्कुल, और यहीं पे वीडियो अपना समाप्त भी कर सकते हैं। दर्शकों से बोलेंगे कि भाई वो इस वीडियो को सर्कुलेट जरूर करें, क्योंकि कई सी ऐसी चीजें जो यहाँ पे हमने हमने आपसे डिस्कस करी। और सिद्धार्थ सर ने जो कहा है कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, बच्चों को ये बातें समझाना जरूरी है कि हारना नहीं है। दिस इज तो नॉट द एंड। दिस इज ये नॉट द एंड। और बिल्कुल। मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की जो बच्चों से जुड़ा हुआ होगा। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को, साथ में दिग्विजय सर और सिद्धार्थ सर, ये लोग भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।